Good morning, you all. Today we will discuss Indian Judiciary. So Indian Judiciary में first of all हम लोग यही बात करेंगे. It is the third organ of Indian government. That means Indian government का three organs माना जाता है, legislature को, executive को और judiciary को. That means judiciary भी three organs में से एक organ है Indian government का. ओके, अब रोल ऑफ जुडिशियरी हम लोग दूसरा स्लाइड में पढ़ते हैं. तो जुडिशियरी का रोल है या तो फंक्शन से वो है आपका रिकंसाइल करना. रिकंसाइल मतलब होता है मेल मिलाप करना. कहीं पर भी डिस्प्यूट होता है अर्थात मतभेद होता है तो उसको मेल मिलाप कराना, ये जुडिशियरी का काम है. तो यहाँ पर रिकंसाइल किन किन लोगों का बिटवीन में करते हैं या तो किन किन संस्थाओं का बिटवीन में करते हैं ये बात करते हैं हम लोग. तो जुडिशियरी रिकंसाइल करते हैं बिटवीन सिटीजन्स ऑफ इंडिया. दैट मीन्स अगर इंडिया का ही दो सिटीजन का बिटवीन में जब भी डिस्प्यूट होगा, मतभेद होगा, तो उस डिस्प्यूट को रिकंसाइल करने का काम है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का. इसी तरह से बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट का बिटवीन में जब डिस्प्यूट होगा, उस डिस्प्यूट को रिकंसाइल करना यहाँ जुडिशियरी का काम है. जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कर्नाटका एंड तमिलनाडु में कावेरी रिवर का वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के वहाँ अक्सर डिस्प्यूट होता रहता है. और डिस्प्यूट इसीलिए होता रहता है कि कावेरी रिवर का वाटर चाहिए तमिलनाडु को भी और कर्नाटका को भी, और इसीलिए कौन सा स्टेट कितना परसेंट उसका वाटर यूज करे इसको लेकर के दोनों में डिस्प्यूट होते रहते. दैट मीन्स टू स्टेट का बिटवीन में डिस्प्यूट हो सकता है रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लेकर के, बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है. तो अगर इस तरह से डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट का रिकंसाइल करना इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का काम है, उसका रोल है, उसका फंक्शन है. इसी तरह से बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द सिटीजन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, इसी तरह से आपका स्टेट गवर्नमेंट और सिटीजन हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिटीजन हो. दैट मीन्स गवर्नमेंट एंड सिटीजन का बिटवीन में जब डिस्प्यूट होगा, जैसे कि प्रेजेंट में हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सिटीजन का बिटवीन में डिस्प्यूट है, वो जनरली फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी को लेकर के. दैट मीन्स यहाँ पर अगर गवर्नमेंट और सिटीजन का बिटवीन में डिस्प्यूट जब होगा, वहाँ पर भी जुडिशरी का काम है उसका रिकंसाइल करना. और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी बहुत बार इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं कि इस डिस्प्यूट को जो डिमांड होगा फार्मर्स का उसको जल्द से जल्द उसका फुलफिल कर दें या तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें. और इसी तरह से बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बिटवीन में भी डिस्प्यूट हो सकता है, मतभेद हो सकता है वहाँ पावर को लेकर के और बहुत सारा चीज़ों को लेकर के. तो उस डिस्प्यूट का भी रिकंसाइल करेंगे जुडिशियरी. जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं इंडिया में कि इंडिया गवर्नमेंट और जनरली वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में डिस्प्यूट अक्सर देखने को मिलता है. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसीज वगैरह को वहाँ रोक के रखी हुई है. दैट मीन्स यहाँ पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बिटवीन में भी बहुत तरह का इस तरह का डिस्प्यूट वगैरह देखने को मिलता है. तो उस केसेस में भी उस डिस्प्यूट को रिकंसाइल करेंगे जुडिशियरी. ये जुडिशियरी का रोल है. इसी तरह से जुडिशियरी का रोल है आपका पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जुडिशियरी का पास ये पावर है कि कोई भी कानून इंडिया का जो पार्लियामेंट ने बनाया, अगर वो कानून इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल का अगेंस्ट में होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का पास पावर है कि उस कानून को रिजेक्ट कर दे. रिजेक्ट करना का यहाँ पर दूसरा वर्ड भी यूज करते नल एंड वॉइड. इसका और भी वर्ड यूज करते हैं स्ट्राइक डाउन. जो भी बोले आप, स्ट्राइक डाउन बोले, नल एंड वॉइड बोले या तो रिजेक्ट करना बोले. दैट मीन्स अगर कोई भी कानून इंडिया का पार्लियामेंट ने जो पास किया, अगर वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का पास पावर है उस कानून को रिजेक्ट करे. दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट का पास, जुडिशियल रिव्यू का पावर है स्टेट का हाई कोर्ट का पास भी.
दैट मीन्स स्टेट असेंबली ने कोई भी कानून पास कराया, अगर वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल का अगेंस्ट में होगा, तो यहाँ हाई कोर्ट का पास भी पावर है जुडिशियल रिव्यू का, दैट मीन्स उस कानून का रिजेक्ट करने का। दैट मीन्स अगर आपको कोई पूछे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जुडिशियल रिव्यू वही है कि इस जुडिशियल रिव्यू के द्वारा एक स्पेशल पावर दिया गया है जुडिशरी को कि वो कोई भी कानून अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में होगा तो उस कानून को रिजेक्ट कर सकते हैं। और जुडिशियल रिव्यू का पावर किनका पास है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का पास भी है और ये हाई कोर्ट का पास भी है। दैट मीन्स दोनों ही का पास है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और इसी तरह से जुडिशरी का और भी रोल है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, लोगों का फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, ये भी जुडिशरी का रोल है। दैट मीन्स इस पर एक एग्जांपल दे दे कि राइट टू रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है, कहने का मतलब हम लोग कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना विश, हम लोग अगर चाहते हैं कि अपना रिलीजन कन्वर्ट करूं, दैट मीन्स आप हिंदू है, आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं अपना विश से, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो अपना रिलीजन, क्योंकि राइट टू रिलीजन ये हम लोग का फंडामेंटल राइट है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आप अपने आप को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हो अपना विश से, तो उस केसेस में हो सकता होगा आपका सोसाइटी का लोग, आपका फैमिली का लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको सोसाइटी से बाहर कर देंगे, आपको पनिश करेंगे। तो यहाँ राइट टू रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पर फिर उस फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है आपका सोसाइटी का लोग, आपका फैमिली का लोग। उस केसेस में आप हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट हो या तो हाई कोर्ट हो, उसका यही रोल है कि किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्ट करना। और सुप्रीम कोर्ट हो या तो हाई कोर्ट हो, जहाँ आप जाएंगे वो आपको जस्टिस दिलाएंगे, आपका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट होंगे। और इसी तरह से जुडिशियल रिव्यू में आपको बता दिए थे कि जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट का पास और सुप्रीम कोर्ट का पास पावर है कि कोई भी कानून अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल का अगेंस्ट में होगा तो उस कानून को रिजेक्ट कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इस पर एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि प्रेजेंट डे में जो इंडिया का जो मोदी गवर्नमेंट है, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये हिंदुओं का गवर्नमेंट है, तो या है या नहीं है ये पॉलिटिकल मैटर है, लोगों का कहने का अपना अपना आज़ादी है, वो कहेंगे, तो इस पर हम लोग का कुछ कहना नहीं है। जो भी हो तो मान के चलते हैं कि आने वाले दिन में अगर ये गवर्नमेंट ऐसा कानून पास करते पार्लियामेंट में कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट जो होगा वो सिर्फ हिंदू ही हो सकता है, मुस्लिम नहीं, अगर ऐसा कानून पास करते हैं तो यहाँ पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और यहाँ कानून बन रहा है कि इंडिया का प्रेसिडेंट सिर्फ हिंदू ही बन सकता है, मुस्लिम नहीं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रिजेक्ट करेंगे जुडिशियल रिव्यू के पावर अंतर्गत, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और जब यहाँ फिर कानून बन रहा है, जो कानून बना हुआ कानून में ऐसा लिख रहा है कि आपका इंडिया का प्रेसिडेंट सिर्फ हिंदू ही हो सकता है, मुस्लिम नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिलीजियस जो वर्ड सेकुलर जो वर्ड हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारा प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है, उसका अगेंस्ट में हुआ ये कानून, तो इस केसेस में सुप्रीम कोर्ट का पास पावर है उस कानून को रिजेक्ट कर दे। ओके, नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहने का मतलब जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये स्वतंत्र होना चाहिए, ये कोई भी डिसीजन लेते, कोई भी जजमेंट सुनाते किसी का प्रेशर में, किसी का दबाव में, किसी का कंट्रोल में, किसी का इन्फ्लुएंस में या किसी का डर से कोई भी जजमेंट सुनाना नहीं चाहिए। अगर
इस तरह से अगर किसी का दबाव में, किसी का प्रेशर में, किसी का डर से अगर जुडिशियरी जजमेंट सुनाते हैं तो यहाँ किसी को जस्टिस नहीं मिलेगा। इसीलिए जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और इंडियन जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है भी, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो देखते हैं। फर्स्ट, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और 3 ऑर्गन्स में ऑलरेडी पावर सेपरेटेड है। लेजिस्लेचर का काम है सिर्फ लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम है सिर्फ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और जुडिशियरी का काम है सिंपल सा इंटरप्रेट द लॉ, ओके, और टू गिव जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन लॉस। दैट मीन्स जो कानून लिखा हुआ है उसका अकॉर्डिंग किसी को जस्टिस दिलवाना, ये जुडिशियरी का काम है। लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ में क्या लिखा हुआ है उसका बारे में बताना, ये जुडिशियरी का काम है। उसके अकॉर्डिंग काम करना जुडिशियरी का काम है। लेजिस्लेचर का काम सिर्फ लॉ मेकिंग है। एग्जीक्यूटिव का काम कोई भी पॉलिसीज वगैरह इम्प्लीमेंट करना, जैसे गवर्नमेंट जो कर रहे। तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑलरेडी पावर डिवाइडेड है। तो पावर डिवाइडेड है तो जुडिशियरी जो लॉ इंटरप्रेट करने का जुडिशियरी का जो फंक्शन है, इस पर आपका इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेजिस्लेचर, इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। जो भी डिसीजन लेते, जो भी जजमेंट सुनाते हैं, दैट मीन्स जो भी फैसला सुनाते हैं। इसी तरह से रिमूवल ऑफ जज फ्रॉम देयर ऑफिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। किसी भी जज को अगर रिमूव करना अगर आसान होता, ये लेजिस्लेचर का अगर हाथ में रहता, ये एग्जीक्यूटिव का हाथ में रहता, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अपना फायदा के अनुसार यहाँ जज को यहाँ पर कभी भी रिमूव कर सकते। तो कभी भी रिमूव कर सकते, तो जज कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। उनको कोई भी फैसला सुनाना होता लेजिस्लेचर या तो एग्जीक्यूटिव के दबाव में, किंतु ऐसा नहीं है। जजेस को रिमूव करना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे? सिंपल से एग्जाम्पल, किसी भी जज को रिमूव कराने के लिए फर्स्ट तो यहाँ पर रिमूवल मोशन एक टर्म यूज होता है, रिमूवल मोशन। और रिमूवल मोशन जो होता है जनरली आपका इंडिया का पार्लियामेंट का लोकसभा राज्यसभा दोनों में ला सकता है रिमूवल मोशन। अगर लोकसभा में रिमूवल मोशन लाना है तो जनरली 100 MP का सिग्नेचर चाहिए। राज्यसभा में रिमूवल मोशन लाना है तो 50 MP का सिग्नेचर चाहिए फर्स्ट टाइम, ओके। और उसके बाद ये लोग उस पेपर को अगर लोकसभा में रिमूवल मोशन ला रहा है तो 100 MP सिग्नेचर करके उस पेपर को, दैट मीन्स उस रिमूवल मोशन को फॉरवर्ड करेंगे स्पीकर का पास, लोकसभा के स्पीकर का पास। और वहाँ पर भी रिमूवल करने का 2 ही कंडीशन रहता है। नंबर 1 आपका मिसबिहेवियर है उस जज का, ठीक है, और दूसरा है आपका कि इनकैपेबल है, ये कैपेबल नहीं है ये। दैट मीन्स जिस पोस्ट में इनको बिठाया गया है उस पोस्ट के लिए ये लायक ही नहीं है, उसका पास वो क्वालिटी ही नहीं है। और हाँ, थर्ड भी है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट किया है उस जज ने। तो इन तीनों केसेस में जनरली जजेस पर यहाँ पर रिमूवल मोशन ला सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही लोकसभा में अगर 100 MP ने सिग्नेचर करके रिमूवल मोशन फॉरवर्ड करते हैं लोकसभा स्पीकर के पास, अब लोकसभा स्पीकर इसको अप्रूव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक कमिटी बनते हैं और कमिटी में जनरली ज़्यादातर जजेस ही रहेंगे। और वो कमिटी जो होगा इंक्वायरी करेंगे क्या वाकई में वो जज मिसबिहेवियर थे, क्या वाकई में वो जज जो है इनकैपेबल थे जिसके कारण रिमूवल मोशन लाया गया है। और इंक्वायरी में अगर ये सभी सही साबित होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर वोटिंग होगा। और वोटिंग का सिस्टम वही होगा कि जनरली वोटिंग भी ये सिंपल आपका मेजोरिटी से यहाँ काम नहीं होता है। जनरली 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए उनको रिमूवल करने का लिए जो वोटिंग होता है 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। दैट मीन्स मान के चलो लोकसभा में 543 MP है, तो 543 में मान के चलो पूरा 543 प्रेजेंट है,
ठीक है, वोटिंग का डे में। और 543 का 2/3, दैट मीन्स जितना मेंबर है उसमें से प्रेजेंट कितना है, उस प्रेजेंट मेंबर का 2/3 मेंबर द्वारा यहाँ पर रिमूवल मोशन का सपोर्ट में वोट होना चाहिए। दैट मीन्स अप्रोक्स होता होगा आपका 543 का जो 2/3 362 आसपास होता होगा, उतना एमपी ने यहाँ एमपी का वोट चाहिए किसी भी जज को रिमूव कराने के लिए, तभी वो आपका रिमूवल मोशन वह पास हो जाएगा आपका लोकसभा में, फिर वही रिपीट होगा राज्यसभा में भी, और उसके बाद फाइनली इंडिया का प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी जज को रिमूव कर सकते हैं। किंतु रियलिटी यही है कि आज तक बहुत बार रिमूवल मोशन तो लाया गया है, किंतु ये रिमूवल मोशन का जो प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि किसी जज को रिमूव नहीं कर पाया। ओके, इसी तरह से जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है, वो लास्ट पॉइंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव एनी रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। किसी भी जज को अपॉइंटमेंट करने में लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। हाँ, यहाँ पर रोल है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं जज का, सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस का। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट भी, अगर प्रेजेंट डेज का अगर बात करेंगे, अगर 1993 से अगर हम प्रेजेंट डे का बात करेंगे, टोटली ये अपॉइंटमेंट जो होता है जजेस का, तो ये टोटली आपका जुडिशरी का ही पास है। दैट मीन्स जुडिशरी अपना ही जजेस को वो लोग खुद ही अपॉइंट करता है। अगर हम लोग इसको बारीकी से देखेंगे तो यही है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रेसिडेंट एक सिंपल सा अपॉइंटमेंट तो होता है सेरेमनी के तौर पर, उनका ही द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, किंतु यहाँ पर जो डिसीजन जो चलता है आपका जो सीनियर मोस्ट जजेस जो होगा उन्हीं लोगों का चलता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। Good morning, dear students. Today we will discuss structure of court in India. तो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंगल वन लाइन आंसर होगा पिरामिड स्ट्रक्चर। दैट मीन्स सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम। इसका मतलब ये होता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है और इसका अंडर में 25 हाई कोर्ट्स है और उसका अंडर में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का अर्थात सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन जो होगा ये अप्लीकेबल होगा सभी कोर्ट के लिए। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। इसी को कहते सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम। दैट मीन्स बहुत सारा कोर्ट है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बट फाइनली जो डिसीजन जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वही फाइनल होगा। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का मतलब यही है, वर्डिक्ट्स, दैट मीन्स जो सुनवाई, जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट सुनाते हैं, जो हाई कोर्ट सुनाते हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी इसी टाइप का केसेस में कोई वर्डिक्ट देना होगा, कोई सुनवाई करना होगा, तो हम ये जजमेंट का, इस वर्डिक्ट का सहारा ले सके, इसका हेल्प ले सके, इसी का अकॉर्डिंग सुनवाई कर सके। दैट मीन्स इसीलिए हम जितना भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, ज्यूरिसडिक्शन थर्ड पॉइंट है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है आपका पावर अर्थात ऑथोरिटी। दैट मीन्स यहाँ कोर्ट का पावर क्या है, उसका अधिकार क्या है, इसका बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्यूरिसडिक्शन का टाइप है आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो जनरली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यही होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, हाई कोर्ट का भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब उसका मेन फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन क्या है, किस काम के लिए बना है जनरली। इसी तरह से आपका
एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन जो होगा, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन उसको कहते हैं जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट का अंडर में है हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन से, वर्डिक्ट से आप उसका सुनवाई से आप सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, तो उस केसेस में इसी केस को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसी तरह से आप सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट का डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप जब हाई कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट का डिसीजन का अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो ये हाई कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होगा। इसी तरह से आपका सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है ये सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करते हैं, निगरानी रखते हैं फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट का एंड अदर कोर्ट्स का। और इसी तरह से हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यही है कि हाई कोर्ट सुपरवाइज करेंगे फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स लोअर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का नीचे में जितना भी कोर्ट है उनका फंक्शनिंग में ये सुपरवाइज करेंगे, निगरानी रखेंगे क्या ये गलत तो नहीं कर रहा है। ओके। और इसी तरह से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, ये एडवाइज दे सकते हैं, सलाह दे सकता है जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और ये पावर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का पास है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिकंसाइल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। दैट मीन्स जब दो राज्यों का बीच में कोई भी मतभेद हो सकता है, बाउंड्री को लेकर के हो सकता है, रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो सकता है, जब भी टू स्टेट का बीच में आपका डिस्प्यूट होगा उस डिस्प्यूट का जो रिकंसाइल जो करेगा, उस डिस्प्यूट का समाधान जो करेगा, उसको जो मिलाने का काम करेगा, हाई कोर्ट तो कर नहीं सकता है क्योंकि टू स्टेट का मैटर है तो दोनों स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो ज्यूरिसडिक्शन है इसमें जो पावर है इसका रिकंसाइल करने का, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का मात्र सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है टू रिकंसाइल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। इसी तरह से टू रिकंसाइल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब भी डिस्प्यूट होगा उस डिस्प्यूट को रिकंसाइल करना, दैट मीन्स उस डिस्प्यूट को मिलाना या तो सॉल्व करना, ये भी मात्र इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का पावर है, उसका ज्यूरिसडिक्शन है, या हाई कोर्ट का नहीं। इसी तरह से सेकेंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स इंडिया का पार्लियामेंट ने जो भी कानून पास किया क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, ये वेरीफाई करेगा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। अगर इंडिया का पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कोई भी कानून इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल का अगेंस्ट में होगा तो सुप्रीम कोर्ट का पास ये पावर है कि उस कानून को रिजेक्ट कर दे। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और मान के चलो इंडिया का गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया जैसे कि प्रेजेंट डे में मोदी गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये हिंदुओं का गवर्नमेंट है, लोगों का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान के चलो कि अगर ये गवर्नमेंट ऐसा कानून पास करता है जिस कानून में लिखा है कि इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ हिंदू ही बन सकता है, मुस्लिम नहीं, तो यहाँ पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अब इस कानून पर रोक लगाएगा, इस कानून को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो इंडिया सेकुलर कंट्री है तो किसी भी व्यक्ति को उनका रिलीजन को टारगेट करके हम किसी भी पोस्ट को होल्ड करना, दैट मीन्स प्रेसिडेंट बनना, प्राइम मिनिस्टर बनने से कैसे रोक सकता है। तो इस तरह का कानून को रिजेक्ट करने का पावर है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का पास। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हुआ। और इसी तरह से
केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जब वायलेट होता है, उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो डायरेक्टली किसी लोअर कोर्ट में नहीं, डायरेक्टली या तो हाई कोर्ट जाए या तो सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाता है कोई व्यक्ति, उनका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस केसेस में ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनता है, उसका ये पावर है, उसका अधिकार है उस व्यक्ति को जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो उस फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और इसी तरह से कैन इश्यू रीट, रीट कहने का मतलब होता है आपका लीगल डॉक्यूमेंट, अर्थात इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रीट का मतलब होता है एक्चुअली आपका कोर्ट का अंतिम आदेश, कोर्ट का अंतिम आदेश। कोर्ट अंतिम आदेश दे सकते हैं गवर्नमेंट को भी, कोई ऑफिसर्स को भी, किसी सिटीजन को भी। दैट मीन्स सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो कि कोई एक पुलिस ऑफिसर किसी एक अपराधी को अक्सर वो सपोर्ट करते हैं और उसका अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर करवाने के लिए आते हैं तो नहीं करते हैं, तो ऐसा कंप्लेन कोर्ट का पास बहुत बार चला गया। तो कोर्ट यहाँ पर एक रीट इश्यू कर सकता है, अंतिम आदेश दे सकता है उस पुलिस ऑफिसर को कि आज से सुधर जाओ, नहीं तो वहाँ पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो ये रीट होता है कोर्ट का ये एक अंतिम आदेश। इसके बाद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का बात करते। हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल अथॉरिटी, ओरिजिनल फंक्शन, मेन फंक्शन इसका क्या है? ये है डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शंस इन द स्टेट। दैट मीन्स बिहार हाई कोर्ट जो होगा, बिहार हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होगा, बिहार में जो इलेक्शन जो होता है, जनरली इलेक्शन के लेकर के अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस डिस्प्यूट को रिकंसाइल करना ये बिहार का हाई कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिहार का हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, बिहार का हाई कोर्ट का पावर है, बिहार का हाई कोर्ट का अधिकार है ये। इसी तरह से केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर वो व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ वो अगर हाई कोर्ट में जाता है तो उस केसेस में यहाँ हाई कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या तो पावर या तो अधिकार होगा कि उस व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट जो प्रोटेक्ट करना है ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हाई कोर्ट का ही ज्यूरिसडिक्शन है, उसका अधिकार क्षेत्र है ये। और कैन इश्यू रीट, और इसी तरह से हाई कोर्ट भी ये रीट मतलब अंतिम आदेश डिफरेंट ऑफिसर्स को होगा, गवर्नमेंट को होगा और सिटीजन को होगा, ये आदेश जारी कर सकते हैं। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का भी है। और सेकेंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट का बारे में पहले बात करते हैं। योर्स अपील्स दैट मीन्स केसेस अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट सुनाया, जो भी आदेश सुनाया, जो भी फैसला सुनाया, अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और उस समय जो हाई कोर्ट का जजमेंट का अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, इस समय इसी केस को कहते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सेकेंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में ये भी आता है केसेस सर्टिफाइड बाय हाई कोर्ट दैट नीड्स ट्रायल बाय सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स कुछ ऐसा केसेस है जिस पर हाई कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस एक्चुअली है क्या, उसका समझ में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स उसका क्षमता से वो बाहर का चीज है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है ये डिक्लेयर कर देगा कि ये हमारा मैटर नहीं है, ये हमारा बस का बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ही इस केसेस पर ट्रायल करेंगे, सुनवाई करेंगे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है। इसी तरह से व्हेन हाई कोर्ट चेंजेस द वर्डिक्ट ऑफ लोअर कोर्ट, दैट मीन्स लोअर कोर्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं,
उनका डिसीजन को अगर हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस में, मृत्युदंड में कन्वर्ट करते हैं तो उस केसेस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वहां पर नजर रहेगा, क्योंकि डेथ सेंटेंस बहुत रेयर केसेस में ही दे सकते हैं। क्योंकि अभी जितना आपका ह्यूमन राइट्स वगैरह एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पर डेथ सेंटेंस देना कोई आसान बात नहीं है। या तो हो सके आपका जन्म कैद का सजा वगैरह दे सकते हैं, तो डेथ सेंटेंस बहुत रेयरेस्ट केस में दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका जब भी हाई कोर्ट, जो लोअर कोर्ट ने जो भी सेंटेंस या तो वर्डिक्ट या तो सुनवाई जो किया है, जजमेंट जो दिया है, उसको जब हाई कोर्ट कन्वर्ट करते डेथ सेंटेंस में, तो उस पर आपका सुप्रीम कोर्ट का निगरानी रहेगा। दैट मीन सुप्रीम कोर्ट का एफिलिएट ज्यूरिसडिक्शन में आता है। इसी तरह से आपका एफिलिएट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का एफिलिएट ज्यूरिसडिक्शन सेम वही है। Hears appeals, that means the cases against the judgment of lower court. लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, अर्थात सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जो जजमेंट जो होगा, उसका जो सुनवाई जो होगा, उसका जो फैसला होगा, उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और जब हाई कोर्ट में आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जजमेंट का अगेंस्ट में अपील करेंगे, उसी केसेस को हाई कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। और इसी तरह से केसेस रिलेटेड टू डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय लोअर कोर्ट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट। और इसी तरह से अगर कोई लोअर कोर्ट, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस अनाउंस करते हैं, तो ये इस जो डेथ सेंटेंस जो होगा, इसको अप्रूव करना होगा हाई कोर्ट से। दैट मीन्स ये हाई कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का अंडर में आता है। हाई कोर्ट जब अप्रूव करेंगे तभी डेथ सेंटेंस हो सकता है। इसी तरह से कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट कहने का मतलब हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, हो सकता है आदमी से कभी गलत हो सकता है, कभी गलत जजमेंट हो सकता है। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमने जो जजमेंट सुनाया उसमें कुछ गलत हुआ है, तो ये अपना जजमेंट को, अपना फैसला को फिर से आपका रिव्यू कर सकते हैं, फिर से दूसरा फैसला दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का पास भी पावर है, हाई कोर्ट का पास भी पावर है। हाँ, इतना ध्यान रखना होगा, हाई कोर्ट एक ही केसेस को बार बार रिव्यू करता है। कहने का मतलब हाई कोर्ट वहां पर नेग्लिजेंसी कर रहा है। दैट मीन जो भी फैसला सुना रहा है वो आपका केयरफुली नहीं सुना रहा है, तो इसीलिए बार बार वो रिव्यू कर रहा है। तो ऐसा केसेस में जो हाई कोर्ट जो होगा उसको सुप्रीम कोर्ट पनिश भी कर सकते हैं। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है सुपरवाइज करना, निगरानी रखना। निगरानी किसको रखेंगे? अपने से जो कमजोर होंगे, अपने से जो आपका पोजीशन में लोअर होंगे, जनरली उसको। तो सुप्रीम कोर्ट का सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो होगा हाई कोर्ट का फंक्शनिंग पर। हाई कोर्ट जो काम कर रहा है, क्या सही ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सुपरवाइज करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट का सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे का जितना भी कोर्ट है उसको सुपरवाइज करना, उसका फंक्शनिंग को निगरानी रखना, ध्यान में रखना। इसी तरह से हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का लोअर में जितना भी कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स वगैरह भी कहते हैं, क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको सुपरवाइज करना हाई कोर्ट का काम है। और इसी तरह से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है लास्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 में इसका बारे में जिक्र किया है। तो 143 आर्टिकल यही कहते हैं, दैट मीन्स 143 आर्टिकल यही कहते हैं कि अगर इंडिया का प्रेसिडेंट, अगर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस, सलाह चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो जो प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे नहीं करे, तो ऐसा केसेस में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, कोई वो बाउंडिंग नहीं है
कि उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एडवाइस को एक्सेप्ट करे ही। हाँ, वो एडवाइस मांग सकता है, बात इतना है। और जनरली ये सुप्रीम कोर्ट का ही पावर है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट का नहीं। और लास्ट में रीट जुरिस्डिक्शन। रीट जुरिस्डिक्शन जो पहले ही बता दिए है, रीट मतलब ये होता है कोर्ट का फाइनल आदेश। ये हाई कोर्ट का पास भी है रीट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का पास भी है। और डिफरेंट टाइप का रीट्स है जो आपका क्लास के लिए जरूरी नहीं है, जनरली 11-12 के लिए है। तो बाद में हम लोग फिर डिफरेंट टाइप का रीट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड मॉर्निंग यू ऑल। Today we will discuss the judiciary of India. So first of all, Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का ये एपेक्स कोर्ट है, अर्थात ये हाईएस्ट कोर्ट है। और बाकी जितना भी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है इंडिया में। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस होगा टोटल एट प्रेजेंट 30 जजेस है और 1 चीफ जस्टिस है। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है इनका अपॉइंट करते हैं इंडिया का प्रेसिडेंट। और वो भी अकेले नहीं, इंडिया का प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए बाकी जजेस का साथ कंसल्ट करते हैं। और ये भी दिखाया जाता है कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका कैपेबिलिटी क्या है, केस को डील करने में उनका कैसा रिकॉर्ड है। ये सारा चीज़ को देखने के बाद एक्सपीरियंस का बेसिस में, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का जैसे अपॉइंट होता है बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट में फिर प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस का साथ कंसल्ट करके करते हैं। और ये जितना भी जजेस है या तो चीफ जस्टिस है उनका रिटायरमेंट जो होगा वो एज रहेगा 65 ईयर्स, अगर रिमूवल मोशन अगर नहीं आए तो। दैट मीन्स अगर कोई भी मिसबिहेवियर या तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या तो आपका इनकैपेबिलिटी का ऐसा अगर कोई केसेस न हो तो ये लोग अपना जो 65 ईयर्स तक का जो इनका रिटायरमेंट जो है इतना एज तक ये लोग काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बाद जस्टिस का अंडर में हाई कोर्ट है। प्रेजेंट में इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट में भी 1 चीफ जस्टिस रहते हैं और बाकी जजेस रहते हैं। और हाई कोर्ट में जो जजेस का जो संख्या है ये आपका अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंग है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ओके। और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होगा इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का साथ कंसल्ट करने के बाद। और बाकी जो जजेस है आपका हाई कोर्ट का इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर ऑफ द स्टेट का साथ कंसल्ट करने के बाद। हाई कोर्ट का जजेस या तो चीफ जस्टिस का जो रिटायरमेंट का एज है 62 ईयर्स। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जैसे अंडर में हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट जो टोटल 25 है प्रेजेंट में। और इसका अंडर में है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट जिसको हम लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं। अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है इसका 2 ब्रांचेस है, 1 सिविल ब्रांच है, सेकेंड आपका या तो सिविल कोर्ट है, सेकेंड है आपका सेशन कोर्ट या तो क्रिमिनल ब्रांच भी कहते हैं। तो सिविल कोर्ट जो है ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। दैट मीन्स सब ऑर्डिनेट कोर्ट का ही 2 ब्रांच है, सिविल कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट जो है ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में। दैट मीन्स ये जेनरली आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा, जमीन को लेकर के, बंटवारा को लेकर के, मैरिज को लेकर के, डाइवोर्स को लेकर के, ये जितना भी आपका डिस्प्यूट वगैरह होगा उसका ये आपका रिकंसाइल करना, दैट मीन्स उसका मेल मिलाप कराना, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का काम करता है आपका सिविल कोर्ट, उस पर फैसला होता है। और सेशन कोर्ट जो होता है ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। दैट मीन्स ये सेशन कोर्ट जो है जनरली इस टाइप का केसेस को डील करते जो आपका मर्डर से संबंधित हो, थेफ्ट से संबंधित हो, रॉबरी से, रेप से, मोलेस्टेशन, इस तरह का केसेस से रिलेटेड जो भी केस होगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेशन कोर्ट डील करते हैं, ओके।
अब ये तो होगी आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट। और सब ऑर्डिनेट कोर्ट इसके अलावा भी आप प्रेजेंट इंडिया में देखोगे तो जजेस का संख्या जो है आपका बहुत कम है। और जितना ज़्यादा केसेस वगैरह जो बढ़ रहा है, आपका केसेस मीन्स आपका जितना ज़्यादा आपका कोर्ट में जो केस बढ़ रहा है, डेली कहीं ना कुछ डिस्प्यूट होते ही रहते। तो डिस्प्यूट होते रहते, पॉपुलेशन भी वैसा ही है, आपका पॉपुलेशन भी जो डे बाय डे जो इंक्रीज होते ही रहे। और इतना ज़्यादा केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, आपका सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका इसी तरह से सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। तो इसी तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा केस होने के कारण इसको थोड़ा बर्डन को कम करने के लिए यहाँ पर और एक आपका जो प्रोविज़न है लोक अदालत का। और लोक अदालत जो है जेनरली आपका लोक अदालत डील करते उसी टाइप का केसेस को जो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। दैट मीन्स न्यू डिस्प्यूट जो होगा वो लोक अदालत उसका रिकंसाइल नहीं करते हैं। जो न्यू के आपका डिस्प्यूट होगा उसको लोक अदालत उस पर रिकंसाइल नहीं करते। जेनरली आप याद रखिए, लोक अदालत ऐसा ही केसेस को डील करेंगे जो ऑलरेडी आपका किसी भी कोर्ट में पेंडिंग होगा, ऐसा ही केसेस को डील करेंगे। और लोक अदालत को जनरली यहाँ पर आपका चलाते हैं रिटायर्ड जज और लॉयर, और इसी तरह से सोशल वर्कर्स भी इनको असिस्ट करेंगे। ओके। और लोक अदालत के लिए जनरली यहाँ पर डेट फिक्स किया जाता है कि किस दिन लोक अदालत कहाँ पर बैठेंगे, डेट डिक्लेयर किया जाएगा। और उसी समय यहाँ पर ये जिन लोगों का केसेस पेंडिंग होगा कोर्ट में, उन लोगों को भी यहाँ पर नोटिस दिया जाएगा कि इस दिन आपका लोक अदालत इस प्लेस पर हो रहा है और आप लोग आकर के अपना जो डिस्प्यूट जो है, अगर उसका सोल्यूशन चाहते हैं, उसको रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है। अगर इस तरह से आपका दोनों पार्टी जिन लोगों का बिटवीन में डिस्प्यूट था, अगर जिस दिन लोग अदालत बैठा है अगर वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल हियरिंग में उस केसेस का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करा करके इसका समाधान किया जाएगा। बट यहाँ पर आपका यही है कि अगर लोक अदालत का जो डिसीजन जो है, लोक अदालत का जो भी जजमेंट जो है उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो लोक अदालत का जजमेंट का अगेंस्ट में आप दूसरे हायर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। हाँ, आप फ्रेश केस फाइल कर सकते हो, किंतु लोक अदालत ने जो डिसीजन दिया है उस जजमेंट से आप खुश नहीं है बोल करके इससे हायर कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जजमेंट पर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो उस सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जजमेंट के अगेंस्ट में आपने अपील की हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और इसी तरह से हाई कोर्ट का जजमेंट से आप अगर सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट का जजमेंट का अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। बट लोक अदालत में ऐसा नहीं है। लोक अदालत में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का साथ किसी भी केसेस को, डिस्प्यूट को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर यही है कि अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप फ्रेश केस फाइल कर सकते हो इससे हायर कोर्ट में। बट आप यहाँ पर ये लोक अदालत का जजमेंट का अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो। ओके। यहाँ पर आपका लोक अदालत जनरली यही है। ओके। इसके बाद न्याय पंचायत, इसको पंचायत कोर्ट भी कहते हैं। जनरली आपका छोटा छोटा केसेस को लेकर के होते हैं। ठीक है। ये बड़े बड़े केसेस को डील नहीं करता है, ये छोटा छोटा केसेस को डील करते हैं। और नॉर्मली ये आपका 3 और 4 विलेजेस और उससे भी ज़्यादा विलेजेस को मिला करके एक पंचायत कोर्ट होता है। और ये इंडिया का लगभग सभी स्टेट में तो है नहीं, ये बहुत कम ही है और ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसमें जो फैसला जो देने वाले जो लोग होते जनरली सरपंच, पंच होते। दैट मीन्स इसमें ट्रेंड जजेस होते ही नहीं है। जैसे कि बाकी कोर्ट का अगर बात करेंगे जो फैसला दे रहे हैं, जो ट्रायल करा रहे हैं,
तो वो लोग ऑलरेडी ट्रेंड है, लॉ का जानकार है, किंतु न्याय पंचायत में जो भी फैसला दे रहा है वो लोग लॉ का जानकार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जनरली आपका न्याय पंचायत में जो फैसला देने वाले जो लोग होंगे थोड़ा सा उस गांव में और बाकी लोगों का कंपैरिजन में थोड़ा सा पढ़े लिखे हो सकते, इतना ही होता है। ओके, और जनरली ये छोटा छोटा केसेस को डील करते, और ये ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर जजमेंट देने वाले, फैसला सुनाने लोग भी गांव का ही होता है, और डिस्प्यूट जो हुआ है वो भी गांव का ही व्यक्ति होते। तो यहाँ पर लोगों को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जो जजमेंट सुनाया उनमें भी लोगों को लगता है कि उन्होंने दूसरा व्यक्ति का फेवर लेकर के जजमेंट सुना है, वो उनका करीब ही है इसीलिए इन्होंने ऐसा जजमेंट सुना है। तो इस तरह का अक्सर सवाल, डाउट वगैरह वहाँ पर रहता ही है। दैट मीन्स ये जजमेंट से जनरली लोग सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग केसेस को लेकर के या तो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह में वहाँ पर चले ही जाते हैं, तो ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं है। जो भी हो, इससे भी अगर छोटा छोटा गांव लेवल का जो केसेस वगैरह जो होगा, ये भी अगर गांव में ही अगर इसका रिकंसाइल हो जाते तो कोर्ट का एक बर्डन यहाँ पर कम हो जाता है। इसीलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग यू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब यहाँ पर होता है टेक लीगल एक्शन, दैट मीन्स कानूनी कार्रवाई करना, अर्थात मुकदमा चलाना। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पब्लिक का इंटरेस्ट में, दैट मीन्स पब्लिक का फेवर में, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल का फेवर में यहाँ पर लीगल एक्शन लिया जाता है। और उन ग्रुप ऑफ पीपल का फेवर में जो सोसाइटी में डोमिनेटेड होंगे, डिस्क्रिमिनेटेड होंगे, जिन पर अत्याचार हो रहा होगा, और जो लोग कोर्ट जाना नहीं चाहते होंगे या तो जा नहीं पाते होंगे क्योंकि वो लोग एजुकेशनली बैकवर्ड हो सकता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकता है, तो इसीलिए कोर्ट कचहरी के बारे में उन लोगों को पता नहीं होगा, या तो डर का मारे या तो किसी भी कारण नहीं जाना चाहते होंगे। तो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनका ऊपर में अनजस्टिस हो रहा है, तो उन लोगों को जस्टिस दिलाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जनरली 1980s में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, और इंडिया का किसी कॉन्स्टिट्यूशन में PIL का बारे में लिखा नहीं है क्योंकि PIL ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने, दैट मीन्स हमारा लेजिस्लेचर ने इसको बनाया है नहीं। और PIL सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का, इसका अगर क्रेडिट जाता है तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट को जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या तो जितना भी कोर्ट है, हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, कोर्ट का यहाँ पर फंक्शन बनता है आपका लॉ एंड ऑर्डर को आपको देखना, जस्टिस देना लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोर्ट ने जनरली, सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में PIL को इंट्रोड्यूस करने का कारण यही था कि सोसाइटी में बहुत सारा ऐसे लोग हैं, दैट मीन्स ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो जिन लोगों को ऊपर में अनजस्टिस हो रहा है, वो लोग टॉर्चर्ड है, डोमिनेटेड है, डिस्क्रिमिनेटेड है। ठीक है, और ये लोग ना तो कोर्ट में जा सकता है कंप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर PIL का अकॉर्डिंग यही प्रोविज़न है कि PIL और दूसरा केसेस में डिफरेंस क्या है। अगर ये देखना है तो यही डिफरेंस है कि बाकी केसेस में सपोज आपका किसी ने ज़मीन छीनने का काम किया, या तो आपको किसी ने मारा पीटा, या तो जो भी हो, ऐसे केसेस में आप कोर्ट में जाएंगे, या तो आपका रिलेटिव, आपका नियर एंड डियर वन कोर्ट में जाएंगे और केस फाइल कर सकते। ठीक है, किंतु जाना होगा। किंतु PIL में जनरली उन लोगों के लिए है जो लोग कोर्ट कचहरी के बारे में या तो जानते भी नहीं होंगे, वो लोग शिक्षित नहीं है, या तो वो लोग जाने से डरते होंगे क्योंकि गरीब होंगे, पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत सारे कारण वो लोग कोर्ट में जा भी नहीं सकते। और उन लोगों पर जो
जस्टिस कभी मिलता ही नहीं है और इन लोगों पर इनजस्टिस होते ही रहेगा। तो इसीलिए PIL ने एक प्रोविज़न जो दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट में 1980s में जो PIL इंट्रोड्यूस किया, इसमें यही प्रोविज़न है कि इसमें यही फैसिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का फेवर में PIL कर सकते हैं। दैट मीन्स आपने देखा कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पर कंटिन्यूसली उन लोगों पर अत्याचार कर रहे कुछ लोग, ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल का फेवर में आप PIL कर सकते हो। और PIL कहाँ करेंगे? PIL या तो हाई कोर्ट में कर सकते हो या तो PIL सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और PIL जो है आपका, इसको करने के लिए वेरी सिंपल है। आप टेलीग्राम के जरिए भी मैसेज भेज सकते हो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, या तो आपका लेटर भेज सकते हो एड्रेसिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस तरह से भी PIL आपको कर सकते हो। हाँ, डिफरेंस इतना ही है कि PIL में जनरली आप एन इंडिविजुअल के लिए PIL नहीं कर सकते हो, एक व्यक्ति के लिए आप PIL नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स सपोज करो आपने देखे कि कहीं पर कोई एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति अत्याचार कर रहे, तो वो जिनका ऊपर में अत्याचार हो रहा है वो हो सकता है गरीब होगा, हो सकता है अनएडुकेटेड होंगे, तो वो जस्टिस के लिए कहीं नहीं जा सकते हैं। तो उस केसेस में आपका माइंड में आया कि उनका फेवर में, आप तो अननोन ही उनके लिए, फिर भी आपका माइंड में आया कि उनका फेवर में PIL करे, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि PIL एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। जब कहीं पर भी ग्रुप ऑफ पीपल इस तरह से अफेक्टेड है, एग्रीव्ड है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित है, उस केसेस में वो ग्रुप ऑफ पीपल के बिहाफ में, फेवर में आप PIL कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब PIL को लेकर के देखोगे तो PIL का ही आपका कंट्रीब्यूशन है, PIL को ही क्रेडिट जाता है। जैसे कि मिड डे मील स्कीम जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स वगैरह होगा, जिसको गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर वगैरह मिलता है, ऐसे स्कूल्स में जनरली मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और मिड डे मील जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका अगर रूट अगर हम लोग देखेंगे, इसका सोर्स देखेंगे, तो वो PIL ही है। और PIL यहाँ पर करने वाले जो एक NGO था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। इस NGO ने PIL किए थे 2001 में, ओके। और जनरली उस समय केसेस ऐसा था कि ओडिशा और राजस्थान में जनरली ड्राउट का सिचुएशन था, तो लोगों को फूड का स्कैर्सिटी था, नहीं मिल रहा था। तो उन लोगों का फेवर में यहाँ पर पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक NGO ने यहाँ पर केस PIL फाइल किया, ओके। और कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि मिड डे मील प्रोवाइड करो। और इसी तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट मीन्स रेशन कार्ड के जरिए सस्ता दाम में गरीब लोगों को जो राशन मिलता है उसको भी और इफेक्टिव बनाओ। तो ये दोनों ही क्रेडिट जाता है PIL को। इसी तरह से दिल्ली में आजकल आप देखते हो CNG व्हीकल्स जो है, कंप्रेस नेचुरल गैस पर जो गाड़ी वहाँ पर चलते हैं, पेट्रोल और डीजल का गाड़ी वहाँ पर कम मिलते हैं। और इसीलिए ये है क्योंकि CNG जो है आपका पोल्यूशन कम रिलीज करते हैं। और इसका पीछे भी ये जो CNG व्हीकल जो दिल्ली में अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, इसका पीछे का रीजन भी है आपका PIL ही। दैट मीन्स यहाँ पर एक एनवायरमेंटलिस्ट और लॉयर भी थे, वो व्यक्ति एम्स में था, इन्होंने एक PIL वहाँ पर फाइलिंग किए। इसीलिए फाइलिंग किए कि दिल्ली में वहाँ पर लोग पोल्यूशन के कारण सफ़र कर रहे थे, सबको प्रॉब्लम हो रहा था दिल्ली वासी को। तो इन्होंने वहाँ पर एक PIL फाइल किए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ पर कि दिल्ली में आपका CNG व्हीकल यूज़ करे इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। इस तरह से यहाँ पर दिल्ली में भी आपका ये CNG व्हीकल जो प्रेजेंट में रन कर रहा है, इसके लिए क्रेडिट जाता है PIL का।
इसी तरह से बिहार में अप्रोक्स 40,000 प्रिजनर्स को रिलीज करने का काम किया गया, 40,000 कैदी को रिलीज करने का काम किया गया 1980s का आसपास में। और वो ऐसे कैदी थे जिन लोगों का केसेस कोर्ट में पेंडिंग थे और बहुत सालों से। अगर उन लोगों का केसेस में अगर कोई सुनवाई होता भी, जजमेंट मिलता भी और कोई अगर उन लोगों को सजाए भी होता, फिर भी जितना सजाए उन लोगों को कटना चाहिए उससे ज़्यादा सजाए लोग कट चुके थे। इसीलिए यहाँ पर एक PIL फाइलिंग करने का काम किया आपका एक व्यक्ति है कपिला हिंगोरानी, जिनका नाम है आपका कपिला हिंगोरानी। इनका बारे में आप नेट में सर्च कर सकते हो। इन्हीं को मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी माना जाता है, ठीक है। इन्होंने बिहार का जो प्रिजनर्स जो है, इन लोगों का फेवर में PIL किए और कोर्ट से ऑर्डर मिला कि ये 40,000 प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए जल्दी से जल्दी, और इस तरह से रिलीज किया गया। ओके, दैट मीन्स इस तरह से यहाँ पर PIL का जो लाभ जो है आपने देखे, और PIL का और भी बहुत सारा चेंजेस लाए PIL के कारण। ओके, थैंक यू।